नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBCL अंडाल में। आज मैं अपने इस YouTube चैनल का एक नया यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं। आज मैं क्लास 12 के फिजिक्स का शुभारंभ करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं कोई शिक्षक या टीचर नहीं हूं। मैंने किताब पढ़कर और इसी YouTube के माध्यम से पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो सीखा है, उसी को बताने और सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। इस दरमियान अगर कुछ भूल चूक हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं और आने वाले समय में जितना अच्छा ज़्यादा कंटेंट हो सके वो स्टूडेंट्स को दे सकूं, ताकि उन्हें लाभ मिले। तो आइए दोस्तों, हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स स्टार्ट करते हैं। ये मेरा जो वीडियो है, फिजिक्स का जो भी ये वीडियो होगा, वो ज़्यादातर NCERT को ही लेकर के होगा, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जॉइंट एंट्रेंस हो या फिर नीट एग्ज़ाम हो, वो सभी NCERT को ही फॉलो करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स NCERT को फॉलो करें, उनको पढ़ें, समझें, उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो अच्छा से समझें। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अगर आपको कुछ रेफरेंस बुक की आवश्यकता है तो आप पढ़ें, जिसमें कि कई सारे किताब उपलब्ध हैं। आप उनके माध्यम से जो NCERT में जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनको आप इलाबोरेट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करके आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, ये हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि जिस प्रकार मास होता है, जिस प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, उसी प्रकार चार्ज भी किसी पदार्थ का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। जिस प्रकार मास जो होता है, दोनों मास के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। आप सभी जानते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ये बताता है कि किस प्रकार पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही है। जिस बल से वो खींचती है उसे ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही होता है। ठीक उसी प्रकार दो चार्ज के बीच में भी एक आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है, मतलब या तो अट्रैक्शनल फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा। तो जो सिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग जो ये चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह जो चार्ज स्टैटिक पोजीशन में है, जो चार्ज स्थिर अवस्था में है, स्टैटिक कंडीशन में है, केवल उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस स्टैटिक चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से जो फोर्सेस डेवलप होंगी, जो फोर्स बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या जो पोटेंशियल होगा उस फील्ड की वजह से या उस चार्ज की वजह से, उस पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेनली हम लोगों का ये जो चैप्टर है वो ये जो चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है वो कोई मोशन में नहीं होगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा, उससे ये चैप्टर डील करता है। और उस स्टैटिक चार्ज की वजह से जो फील्ड डेवलप होगा, जो फोर्सेस डेवलप होंगी, जो पोटेंशियल होगा, उससे हम लोग ये चैप्टर को डील करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट से
इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाने से या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन के आ जाने से होता है। जब इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है तो खुद वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जिसमें जाता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू होता है और जो नेगेटिव चार्ज का वैल्यू होता है वो दोनों सेम होता है, दोनों इक्वल होता है। जो इलेक्ट्रॉन है यही चार्ज का जो है यूनिट है। चार्ज का वैल्यू E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। ये प्लस हम लोग बोल सकते हैं, प्लस जब वो प्रोटॉन के केस में हो, और यही माइनस हो जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन के केस में हो। यानी कि पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू और नेगेटिव चार्ज का वैल्यू दोनों सेम होता है। दोनों का मास अलग अलग हो सकता है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होगा। प्रोटॉन का जो मास है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज much greater than the mass of electron. However, the charge possessed by the proton is equal and opposite of the charge possessed by the electron. दोनों का मास अलग अलग हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का मास कम हो सकता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है, लेकिन जो चार्ज होती है वो इक्वल और अपोजिट होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है, मास अलग अलग दोनों का हो सकता है और होता भी है, दोनों का मास अलग अलग। तो ये जनरल यहां पर रूल हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों पिथ बॉल्स है। इस पिथ बॉल पे नेगेटिव चार्ज है, यहां भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स किए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये इधर के तरफ इसको रिपल्स कर रही है और ये इधर के तरफ, दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स ये कर रहे हैं। दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो भी वो रिपल्स कर रहे हैं, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी ये इसको इधर खींच रहा है और ये इसको इस तरफ खींच रहा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरफ इसको खींच रहा है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ खींच रहा है। इक्वल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों को जानना है। यहां आप देख सकते हैं like charges repel and unlike charges attract each other. The charges are transferred from the rod to the pith ball on contact. It is said that the pith balls are electrified or the charged by contact. जब किसी पिथ बॉल को हम लोग एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से, कोई जैसे कोई रॉड है, ग्लास रॉड है, वो चार्ज्ड है। सपोज दैट ये नेगेटिवली चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम कोई पिथ बॉल है उसका कांटेक्ट में अगर लाते हैं तो ये चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाता है। मान लीजिए ये इस पर ट्रांसफर हो गया, तो ये कांटेक्ट में आने के वजह से क्या हुआ, इस पर ये चार्ज जो है चला गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि नाउ द पिथ बॉल इज इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड। लेकिन कैसे? बाय कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट के द्वारा हुआ है, इसीलिए चार्ज्ड बाय कॉन्टैक्ट हम लोग इसको बोलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना कॉन्टैक्ट के भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कर सकते हैं, तो वो हम लोग आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। अगर किसी पे ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो, मतलब उस पे चार्ज नहीं है। ये फेनोमेना जो है हम लोग जानते हैं कि जो भी फेनोमेना है, जैसे फ्रिक्शन है, ठीक है, केमिकल फोर्सेस बिटवीन द एटम्स holding the matter together, and even the forces describing the processes occurring in cells of living organisms have its origin in electromagnetic force.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स ऑफ द नेचर। मतलब हम लोग जो यहां पर पढ़ाई करेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स जो है, जिसको एक्चुअली में अभी हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव नेचर का नहीं होता है। यही एक फोर्स है जो एग्जांपल में हम लोग बता सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है या जो एटम्स के बीच में जो केमिकल फोर्सेस होता है, जो एटम्स को आपस में बांध के रखता है ना, मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखता है या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन में वो हेल्प करता है, तो ये जो फोर्सेस होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के ही होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को बहुत जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है हम लोगों के मतलब डे टू डे लाइफ में। केमिस्ट्री के बहुत सारे ये को समझने में ये हेल्प करता है। ये बहुत आश्चर्य का बात है, ये हम लोगों को आश्चर्य लगेगा, लेकिन हम लोगों को ये समझना है कि चार्ज पार्टिकल्स इन मोशन एक्सर्ट बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। ये हम लोग आगे का चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें, कि द चार्ज पार्टिकल्स इन मोशन, अगर ये चार्ज पार्टिकल्स मोशन में रहेंगे, चार्ज पार्टिकल्स इन द सेंस इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेंगे तो क्या होगा, दे एक्सर्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सर्ट करेंगे और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सर्ट करेंगे। और यहां तक कि अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी जनरेट होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट होगा और रेडिएशन भी होगा, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा, वो भी रेडिएट करेंगे वो। ठीक है, तो ये आगे का चैप्टर है। जस्ट हम लोग अभी कॉम्पैरेटिव ये कर रहे हैं कि क्या आखिर हमको इस चैप्टर में मिलेगा, क्या पढ़ना है ना, जस्ट ओवरव्यू है ये छोटा सा। तो वेयर ऑल द चार्जेस आर एट रेस्ट, अगर सारा का सारा चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन पे है, द फोर्सेस आर प्योरली इलेक्ट्रिकल। तो हम लोगों को मेनली इस पे फोकस करना है और इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है कि द चार्जेस आर एट रेस्ट। चार्ज जो है रेस्ट पे है और उससे जो फोर्स डेवलप होगा वो प्योरली इलेक्ट्रिकल नेचर का होगा, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, कि जो चार्ज पार्टिकल्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इज ऑल्सो परवेसिव एंड इन फैक्ट स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो भी देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका अगर हम मैग्नीट्यूड और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो है ज्यादा है, एक एग्जांपल को सॉल्व करके भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो जस्ट आप खाली जान करके रखिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है चार्ज के बीच में, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। अच्छा, दूसरा चीज है जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो आपने देखा कि अगर सिमिलर चार्जेस है तो रिपल्सिव नेचर का होगा, अगर अपोजिट चार्ज का है तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये कभी रिपल्सिव नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये भी जानने का ये था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सिंपल apparatus टू डिटेक्ट चार्जेस ऑन द बॉडी इज कॉल्ड गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप। मतलब कोई भी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, या चार्ज है तो कितना है, ज्यादा है कि कम है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नाम है, उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का एक यहाँ पर ये दिया गया है। ये क्या होता है, ये गोल्ड लीफ का दो ठो फॉयल है, इसको हम लोग बड़ा करके यहाँ पे देखते हैं।
तो जब हम लोग यहाँ से ये मेटल नॉब होता है, जब ये मेटल नॉब के ऊपर में यहाँ पर जो भी चार्ज है, सपोज दैट कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग यहाँ पे चार्ज को देते हैं। जब ये चार्ज देते हैं तो ये तो मेटालिक नॉब है या मेटल है, मतलब कंडक्टर है, तो वो चार्ज जो है इससे होकर के ये यहाँ पे इस पे चला जाता है। तो दोनों इसका जो लीफ है, दोनों लीफ पे वो सिमिलर चार्ज चला जाता है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर भी पॉजिटिव, इस वाले लीफ में भी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है रिपल्स करता है, वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो इसीलिए जो है ये फैल जाता है, ये इधर के तरफ ये फैल जाएगा, इस डायरेक्शन में फैल जाएगा ये। और अगर हाँ, तो यही है, मतलब इस तरह से पता चल जाता है कि हाँ वो उस बॉडी में चार्ज था। अगर ज्यादा चार्ज रहेगा तो ये जो लीफ है वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा, ज्यादा फैलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि अगर हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में चार्ज है या नहीं है, या फिर ज्यादा चार्ज है या कम है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार जो है हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, और जो है कुछ भी तरह का कुछ सलाह हो, गाइड हो, जरूर बताइए। धन्यवाद। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।